हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम फ्रेंड्स, इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, आप सभी को पता होगा। अब जो है हमारे पास जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये एक्ट हमें पढ़ना है। कुछ बेसिक डिटेल को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करने वाले हैं। तो इंडेक्स में फ्रेंड सबसे पहले जो है हमें जो है ये सब्जेक्ट का नाम लिख देती हूँ मैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और पार्ट 4 के अंदर ये डिवाइड किया गया है 4 पार्ट के अंदर, जिसके अंदर फ्रेंड्स टोटल हमारे पास चैप्टर 12 है। और सेक्शन की बात करें तो 170 सेक्शन है। ये है इसकी बेसिक डिटेल। इसके बाद जो और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्ट जो था 2023 में 47 नंबर पे था। 2023 में जो स्टेटेड बुक होती है उसमें 47 नंबर पे था। और अगर प्रेसिडेंट की एसेंट की बात करें तो 25 दिसंबर को जो है इसमें जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। ईयर यही है फ्रेंड 2023 में। लेकिन एसेंट मिलने के भी काफी समय के बाद यानी 6 मंथ के बाद ये जो है अब वो इनेक्ट हुआ था। तो 1 जुलाई 2024 इसकी जो है इनेक्टमेंट डेट है। मोस्टली फ्रेंड्स प्रेसिडेंट की एसेंट वाला ईयर और इनेक्टमेंट ईयर सेम होता है, बट यू आपको ध्यान रखना है इसमें जो प्रेसिडेंट की एसेंट डेट है वो 2023 की है, दिसंबर 25। और जो है यहाँ पर इनेक्टमेंट डेट है फ्रेंड्स वो 2024 है। तो ये थी कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जो डिटेल और रेलिवेंट भी है। और पहले इसी से स्टार्ट करना चाहिए, एक पेज सा बन जाता है, तब तक हम रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम सेक्शन पर स्विच करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हर एक्ट के अंदर हमें दे रखी होती है प्रियम्बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है फ्रेंड। प्रियम्बल का मतलब होता है इस पूरे एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों लाया गया ये एक्ट, इस 2 लाइन के अंदर यहाँ पर जो है प्रियम्बल में मेंशन किया होता है। तो अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, यहीं से अगर हम प्रियम्बल को पढ़ना चाहें तो लिखा हुआ है कि अ बिल टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। मतलब फेयर ट्रायल के लिए यहाँ पर दे रखा है फेयर ट्रायल के लिए जो सिद्धांत ऑफ एविडेंस यानी जो प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस जो है रिलेवेंट थे उनसे रिलेटेड, और जो भी जनरल रूल थे एविडेंस से रिलेटेड, उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए, मींस एक साथ करने के लिए। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना। किस किस को इकट्ठा किया, जो इन्होंने जो है जनरल रूल प्रोवाइड किए थे फेयर ट्रायल के लिए और जो प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस थे फेयर ट्रायल के लिए, उन सबको कंसोलिडेट करके इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया कि इसलिए हम इस एक्ट को लाए। अब अगर हम पार्ट 1 पर आए फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर अगर हम सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन हमारा क्या कहता है फ्रेंड। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी आप ऐसे मत लिखिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे मत लिखिए। ऐसे लिखने से ना हमें याद नहीं होता। तो हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, नंबर लिखेंगे कि नंबर 1 क्या दे रखा है फ्रेंड। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर नंबर 1 यानी कि सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 हमारा बात करता है शो टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। मोस्टली जो भी एक्ट है सभी का यही सेक्शन होता है। शो टाइटल का मतलब होता है कि जो हमारे एक्ट का नाम क्या है। तो जैसे हमारे एक्ट का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दैट इज शो टाइटल। इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन तो ये होल इंडिया पे अप्लाई होगा। और कमेंसमेंट डेट जो है वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि जो ये एप्लीकेशन की बात है ना, यहाँ पर जो भी जेपीसी में लिख रही हूँ, यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पे अप्लाई होगा। भले ही कोर्ट मार्शल की जुडिशियल प्रोसीडिंग क्यों ना हो, कोर्ट मार्शल की जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी ये अप्लाई होगा। लेकिन नॉट एप्लीकेबिलिटी की बात करें, जहां ये अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, तो वो क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, एफिडेविट पे ही अप्लाई नहीं होगा। जो भी एफिडेविट होते हैं हम जो कोर्ट में पेश करते हैं उन पे ही अप्लाई नहीं होगा। और ना ही आर्बिट्रेटर के सामने कोई भी प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रेटर के सामने यदि कोई भी प्रोसीडिंग है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें दे रखी है जिन पे अप्लाई होगा, दैट इज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल। और नॉट एप्लीकेबल की बात करें तो एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के सामने कोई भी प्रोसीडिंग है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इट शिल कम इन टू फोर्स। मैंने पहले ही मेंशन किया था कि 1 जुलाई 2024 को ये फोर्स में आया था। ठीक है,
अब हम सेक्शन 2 पे स्विच करते हैं, वही हम नंबर मेंशन करेंगे सेक्शन 2। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक तो ये अल्फाबेटिकली दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे ए से बी से कोई डेफिनेशन नहीं है, सी की डेफिनेशन सबसे पहले आगे जैसे दे रखा है कोट है, कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है यहाँ पर डिसप्रूव्ड, सी में डिसप्रूव्ड। फ्रेंड्स देखो, कोर्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग दे रखा है, कह रहा है कि जो भी जज है, मजिस्ट्रेट है, उनको भी हम कोर्ट कहेंगे। दूसरा, जो भी पर्सन है जिनको ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए, सभी को हम क्या कहेंगे, जज कहेंगे, ठीक है। लेकिन किसको नहीं कहेंगे, आर्बिट्रेटर को हम जज नहीं कहेंगे। कोई भी जज है, कोई भी मजिस्ट्रेट है, कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए, वी कैन कॉल दैट पर्सन कोर्ट, बट वी कांट कॉल कोर्ट किसको, आर्बिट्रेटर को हम कोर्ट नहीं बोल सकते। ये हमारी 2A में पहली डेफिनेशन दे रखी है। बी के अंदर हमें दे रखा है कंक्लूसिव प्रूफ। फ्रेंड्स, कंक्लूसिव का मतलब होता है निश्चायक सबूत, जिससे हम निश्चय कर सकते हैं, कोई डिसीजन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, मान लो कोई भी एक फैक्ट है जिसने डिक्लेयर कर दिया इस अधिनियम में दूसरे किसी फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ जो डिक्लेयर कर दिया, किसी फैक्ट ने किसी दूसरे फैक्ट को जो है कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया, तो उसको कोर्ट क्या मानता है कि वो प्रूव्ड माना जाता है। ऐसे केस में फिर कोर्ट वहां पर एविडेंस को भी अलाउ नहीं करता। तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है निश्चय हो गया, सबूत जो है वो सही है, प्रूव्ड है, फिर इसमें कोर्ट एविडेंस अलाउ नहीं करता, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। थर्ड आ जाइए, डिसप्रूव, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिसप्रूव मतलब जो साबित नहीं हुआ है, डिस मतलब ना और प्रूव मतलब साबित, ना साबित हुआ। तो यहाँ पर हम कहेंगे, इसका मतलब है कि कोर्ट ने मैटर को कंसीडर किया और कोर्ट ने क्या बिलीव किया कि इट डजंट एग्जिस्ट, और ना ही इसकी एग्जिस्टेंस की कोई संभावना है। मीन्स क्या होगा, डिसप्रूव्ड का मतलब होता है कि कोर्ट ने क्या कहा कि ना तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव हो रही है, ना ही इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो रही है, ना ही इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव होने की कोई भी संभावना है। तो हम ऐसे फैक्ट को क्या बोलेंगे, डिसप्रूव बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, इन्हीं में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, डिसप्रूव्ड क्या होता है, फिर प्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है, ठीक है। तो या फिर मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, ये हमें सिमिलर पढ़ते हैं ना, हमें ऐसे सिमिलर से लगता है, बट माइनर से इसके अंदर 1 वर्ड 2 वर्ड्स का डिफरेंस होता है, जिसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे, मेरी ही क्लास को अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप उसको जो है रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया। अब आ जाइए डी में, हमें यहाँ पर दे रखा है चौथी डेफिनेशन हमें दे रखी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। वैसे तो देखो ये सारी चीजें वही हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी। इंडियन एविडेंस एक्ट हम काफी समय से पढ़ रहे हैं, बीएसए में जस्ट चेंज किया हुआ है, कुछ सेक्शन के नंबर, कुछ नेम चेंज हुए हैं, कंसेप्ट वही है, और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा चेंज भी है, जो हम क्लास के दौरान उसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पर कोई भी राइटिंग, किसी भी पेपर पे कुछ भी रिटन है, दैट इज डॉक्यूमेंट। कोई भी मैप है, प्लान है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, कोई भी मैप प्लान है, कोई भी लिथोग्राफ है, कोई भी फोटो है, ठीक है, फोटोग्राफ है, या कैरिकेचर हो गया, यहाँ पर जो दे रखा है, कोई भी मेटल की प्लेट है, कोई भी शिलालेख वगैरह होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। कोई भी लेटर है, फिगर, समझिए कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसी थिंग जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्ट समझना, याद करते चलिए, ए में कोर्ट, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, उसके बाद सी से कोई डेफिनेशन नहीं है तो हम डी पे स्विच करेंगे, दैट इज डिसप्रूव और डॉक्यूमेंट। 4 डेफिनेशन हमें यहाँ पे याद हो गई है। ई से ही आप याद रखिए, ई में हमें दे रखा है यहाँ पर एविडेंस दे रखा है, एफ से याद रखिए फैक्ट दे रखे हैं, और जैसे ही फैक्ट आएगा तो साथ ही साथ आप याद रखिए फैक्ट इन इशू भी हमें साथ ही दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एविडेंस क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी स्टेटमेंट है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है, जिसको कोर्ट ने परमिट कर दिया है कि यहाँ पर जो है कोर्ट में आप उसको पेश कर सकते हो विटनेस के द्वारा, ठीक है, अंडर इंक्वायरी, और ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, एविडेंस। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी स्टेटमेंट है,
भले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जिसको कोर्ट ने परमिट कर दिया है विटनेस के द्वारा कोर्ट में पेश करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एविडेंस बोलेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक है या डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसको कोर्ट ने इंस्पेक्शन के लिए मंगाया है, दैट इज ऑल्सो क्या होंगे, एविडेंस होंगे। यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि अगर विटनेस ने इंक्वायरी के अंडर इंक्वायरी अगर विटनेस की कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ओरल एविडेंस मानेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन कम्स अंडर एविडेंस डेफिनेशन। एंड अगर स्टेट विटनेस ने कोई भी अंडर इंक्वायरी के दौरान कोई भी स्टेटमेंट दिया, देन वी विल कॉल इट ओरल एविडेंस। ठीक है, अब आ जाइए फैक्ट क्या होता है। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। अब कोई भी तथ्य हमने सुना भी हो सकता है, देखा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज आपने सीन की, हर्ड की, यहाँ पर दे रखा है कोई भी चीज आपने सीन की, हर्ड की, या फिर जो भी ऐसी चीज जिसको आप अपनी सेंसेस से प्रिसीव्ड कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फैक्ट। तो यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड, कोई भी मेंटल कंडीशन है, भले ही पर्सन इज कॉन्शियस है, ये स्थिति, मतलब यहाँ पर इसके कीवर्ड्स आप मैं आपको लिख देती हूँ। कोई भी थिंग है, यहाँ पर स्टेट ऑफ थिंग है, स्टेट ऑफ थिंग है, ठीक है। सेंसेस से कोई भी चीज प्रिसीव्ड की जा रही है, सेंसेस से कोई भी चीज प्रिसीव्ड की जा रही है, वो सभी क्या आएंगे फ्रेंड्स, फैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे। अगर हम फैक्ट इन इशू की बात करें तो इसके अंदर सारे वो फैक्ट आते हैं। यहाँ पर कहता है कि मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब जो भी हम इसमें बात कर रहे हैं उसके जैसी और भी कोई चीज है। मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, जिस बारे में हम इस डेफिनेशन में बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी और चीज उसके जैसी भी है, उसको भी हम फैक्ट इन इशू मानेंगे। या तो वो क्या होगा, किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्ट करता होगा, ठीक है, या फिर एग्जिस्टेंस में होगा या नॉन एग्जिस्टेंस में होगा कोई भी फैक्ट, या हम कह सकते हैं कोई भी नेचर, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्टेड, डिनाइड, इट एनी सूट। और अगर मैं आपको एक ही लाइन में समझाऊं ना कि कोई भी चीज, फैक्ट इन इशू का मतलब, अगर हम सिविल केस में क्या करते हैं, सिविल केस में हम फैक्ट इन इशू को क्या बोलते हैं, मतलब एक चीज एक पार्टी ने तो असर्ट की और दूसरे ने डिनाई की, दूसरे ने डिनाइड कर दी, दैट इज फैक्ट इन इशू। मतलब हम कह सकते हैं कि इसी बात का बवाल है कि मैं कह रहा हूं ये हो रहा है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो एक बंदे ने तो कुछ कहा और दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, दिस इज फैक्ट इन इशू। ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में ऐसे कोई भी आपको नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाएगा, मैं ये नहीं कह रही मैं बेटर समझा रही, क्योंकि हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है। तो मेरा जो तरीका है, वैसे तो कोई भी नहीं समझाएगा, तो मेरा जो तरीका है आप उस अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में। फैक्ट इन इशू को मैंने आपको सिविल केसेस में बताया, एक चीज को असर्ट करना, दूसरे को डिनाई करना, दैट इज फैक्ट इन इशू। और क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा ही होता है जो मैंने आपको बता रहा है। आप इस डेफिनेशन को देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई भी इशू है यू कैन कमेंट मी, आई विल एड्रेस। ओके, नाउ अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर एच में हमें दे रखा है मे प्रिज्यूम क्या होता है। देखो मे से हमें पता चल रहा है संभावना है प्रिजम्पशन की, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। मे मतलब संभावना है प्रिजम्पशन की। अगर मैं इसमें से पढ़ूं तो हम ये कह सकते हैं कि द कोर्ट प्रिज्यूम करेगा एक फैक्ट को, मे इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, जब तक कि कोई उसको डिसप्रूव नहीं करता या फिर उसको प्रूव करने के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये फैक्ट क्या है, प्रूव्ड है, मतलब संभावना है, प्रूव्ड है, कब तक, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई इसको डिसप्रूव नहीं करता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक इसको कोई डिसप्रूव नहीं करता या कॉल नहीं किया जाता किसी को प्रूव करने के लिए, दैट इज मे प्रिज्यूम। अब आप शेल प्रिज्यूम, इसके बाद देखते हैं पहले क्या डेफिनेशन है, इसके बाद है, मैं आपको इसके बाद शेल प्रिज्यूम बताती हूँ। सबसे पहले एल के अंदर देखिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ, आपको रिलेट कर पाओगे कि मे और शेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने आपको एच में बताया मे प्रिज्यूम क्या होता है, जब तक किसी कोई अनलेस एंड अनटिल कोई इस फैक्ट को डिसप्रूव नहीं करता या उसको प्रूव करने के लिए नहीं बुलाया जाता, तब तक कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम करेगी। वहीं अगर हम एल में शेल प्रिज्यूम की बात करें, एल में शेल प्रिज्यूम की बात करें फ्रेंड,
तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा, इस फैक्ट को प्रूव करेगा अनलेस इट डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मे प्रिज्यूम में क्या रखा है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा ईदर रिगार्ड प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। देखो एक ही वर्ड का फर्क है, दोनों में ही ये दे रखा है अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड, यहाँ पर भी है शैल प्रिज्यूम करेगा जब तक कोई उसको डिसप्रूव ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तो जब तक कोई उसको डिसप्रूव नहीं करेगा शैल। तो फ्रेंड सिंपल सा एक जो डिफरेंस मैं आपको बता रही थी, दोनों में ये ही डिफरेंस है कि जो मे प्रिज्यूम होगा या शैल प्रिज्यूम होगा, कोर्ट तब तक प्रिज्यूम करेगी जब तक कि दोनों को अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव ना कर दिया जाए। लेकिन मे प्रिज्यूम में एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है कि कोर्ट जो है उसमें चाहेगा तो एविडेंस की डिमांड कर सकेगा, लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। शैल प्रिज्यूम को शैल प्रिज्यूम ही मानेगा जब तक कि उसको डिसप्रूव ना किया जाए, लेकिन मे प्रिज्यूम में कोर्ट चाहे तो यहाँ पर जो है एविडेंस की डिमांड कर सकेगा। मतलब एविडेंस जो है इसमें मे कॉल फॉर प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ के लिए मांग की जा सकती है। ठीक है, अब हमारी जो सेक्शन 2 के अंदर बस 3 डेफिनेशन हमारी बची हुई है, उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखो एक तो है हमारे पास नॉट प्रूव्ड क्या होता है, ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पर प्रूव्ड क्या होता है, एक डेफिनेशन ये रहेगी, और लास्ट वन जो हमारे पास रहती है दैट इज रहती है रेलिवेंट क्या होता है। अब ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रेंड, अगर हम नॉट प्रूव्ड की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी फैक्ट को नॉट प्रूव तब माना जाएगा कि ना तो वो प्रूव हो रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ना तो प्रूव है और ना ही डिसप्रूव्ड है, ना तो प्रूव और ना ही डिसप्रूव्ड, मतलब यहाँ पर कोई भी केस नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉट प्रूव मानेंगे। वहीं अगर हम प्रूव्ड की बात करें तो प्रूव्ड में ये कह रहा है कि कोर्ट यहाँ पर बिलीव करेगा, जो भी मैटर होगा उसको कंसीडर करेगा, कोर्ट उसमें फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बिलीव करेगा कि ये फैक्ट जो है एग्जिस्ट हो सकता है। कब करेगा, जब उसको ये एक प्रिजम्पशन देखेगा कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो इस फैक्ट को देखकर प्रूव्ड ही मानेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रूव्ड में दे रखा है कि एक फैक्ट को प्रूव्ड तब माना जाएगा, कोर्ट कंसीडर करेगा मैटर को, और कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट या तो बिलीव करेगा कि ये एग्जिस्ट है, या फिर कोई भी प्रूडेंट मैन का जो डिसीजन होता है ना, तो वो कि वो प्रूडेंट मैन को भी ऐसा लगता है, कहते हैं ना कई बार हमारी गट फीलिंग होती है या हमारी समझदारी, हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि हम किसी भी चीज को देखकर भांप लेते हैं सही है या नहीं, तो वहां पर वो प्रूडेंट मैन वाली जो गट फीलिंग होगी वो देखेगा कि जो प्रूडेंट मैन जो इस टाइम पे इस सिचुएशन में क्या करता, तो उसको जो है अगर फैक्ट को वो भी एग्जिस्टेंस मानता या प्रूडेंट मैन को भी ओट यानी मानना चाहिए, तो उस केसेस में उस फैक्ट को क्या माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाएगा। और वहीं लास्ट वन जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इनके नाम देख लीजिए, ये हमें आई में दे रखा है, ये हमें जे में दे रखा है, और के में हमें दे रखा है रेलिवेंट क्या होता है। तो रेलिवेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जो यहाँ पर तथ्य जो है सुसंगत है, इंपॉर्टेंट है, सही है, रेलिवेंट टू अनदर, जब वो किसी भी when it is connected with the other in any of the way is referred to in the provision of this अधिनियम। कह रहे कि अगर कोई भी फैक्ट, यहाँ पर कह रहे कोई भी फैक्ट किसी दूसरे से, किसी अदर फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है, जिस जिस वे में दे रखा है इस अधिनियम के अंदर कि इस तरीके से अगर कनेक्ट होगा तो रेलिवेंट होगा, या इस सर्कमस्टेंसेस में कनेक्ट होगा तो रेलिवेंट होगा, या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो रेलिवेंट होगा, तो ऐसे सभी केसेस में किसी भी फैक्ट को हम क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। ये था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, हमने डिटेल्ड इसमें किया है। अब फ्रेंड्स इसमें देखो एक हमें सब क्लॉज 2 और दे रखा है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 दे रखा है। यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन इस अधिनियम में डिफाइंड नहीं है, तो उनका मीनिंग हम कैसे समझेंगे फ्रेंड, जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ यूज्ड है बट नॉट डिफाइंड, तो उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे, जो भी उनका मीनिंग, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी टेक्निकल डेफिनेशन है तो आईटी एक्ट की हेल्प लेंगे, या हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की हेल्प लेंगे, या फिर हम बीएनएसएस की हेल्प लेंगे जो कि हमारे 2023 के सभी नए एक्ट है। ठीक है, तो हम इनका मीनिंग वही मानेंगे जो भी यहाँ पर दे रखा है। इसके अंदर एक प्रोविजो दे रखा है, ज्यादा
उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समझाया जाए, तो यू कैन रीड एंड इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट। अब आ जाइए पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, चैप्टर पार्ट 2 के अंदर जो है हमें बता रहा है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। बिल्कुल सिंपल समझेंगे, नंबर में करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा ऐसे मत लिखना सेक्शन 1 सेक्शन 2 याद नहीं होती हैं, ये मेरा अनुभव है और ये मेरा ऐसा अनुभव है वो किसी के भी काम आ सकता है, तो ध्यान रहे। अब हम कहाँ स्विच कर रहे हैं, पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पर हमें दे रखा है चैप्टर 2, पार्ट भी 2 है, चैप्टर भी 2 है, और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, किस किस फैक्ट को रेलिवेंट माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसी के बेस पे हमें हमारे केस को हम मजबूत बना सकते हैं। हमें समझ आएगी, हमें पता चलेगा कौन सा फैक्ट को रेलिवेंट होगा, किसको कोर्ट कंसीडर करेगी, किसको नहीं करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 कह रहा है कि जो भी एविडेंस फैक्ट इन इशू में दिए जाएंगे या फिर रेलिवेंट फैक्ट के लिए दिए जाएंगे, वो सब क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। कह रहे कि जो भी एविडेंस यहाँ पर दे रखा है, जो भी एविडेंस दिए जाएंगे किसके रिगार्डिंग, या तो फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या फिर रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, उनको हम क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ना तो इलिस्ट्रेशन पढ़ के सुनाऊंगी, ना ही पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी, मैं आपको इसका क्रक्स बता रही हूँ। इस सेक्शन में ये दे रखा है। कई बार क्या होता है हम वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाईलाइटिंग से पूरी बुक को पीला नीला गुलाबी कर देते हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता। मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन 3 के अंदर ये चीज दे रखी है कि कोई भी फैक्ट जो भी यहाँ पर दिए जाएंगे किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में, या तो किसी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या फिर किसी फैक्ट की रेलिवेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एविडेंस कहाँ दिए जाएंगे, कोई भी सूट होगा या फिर प्रोसीडिंग होगी, या तो किसी भी फैक्ट के फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होंगे या किसी फैक्ट की रेलिवेंसी से रिलेटेड, तो वो सभी फैक्ट हमारे क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 3 हमारा ये वाली बात कर रहा है। सेक्शन 4 हमारा क्या कह रहा है, सेक्शन 4 हमें कह रहा है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। अब क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट कौन से होंगे फ्रेंड्स, जो हमारे सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, जो हमारे सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। और अगर हम सेक्शन की मतलब क्रक्स में जाएं तो ये हमें क्या समझा रहा है कि कोई भी फैक्ट भले ही वो इशू में ना हो, लेकिन फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है किसी भी तरीके से। क्या कह रहा है सेक्शन 4 कि कोई भी फैक्ट भले ही वो इशू में ना हो, लेकिन फैक्ट इन इशू से भी रिलेटेड है, ठीक है, उससे भी कनेक्ट हो रहा है और रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्ट हो रहा है, तो उनको भी हम क्या मानेंगे, यहाँ पर रेलिवेंट मानेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 4 हमें बता रहा है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है हमारा, सेक्शन 4 से 50 तक हमारा रेलिवेंसी की बात करता है। अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो ये बात करता है एविडेंस, ये हमें सॉरी यहाँ पर ये दे रखा है जो भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड, सॉरी मैंने डिस्कस कर दिया है इसको। अब आ जाइए सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड ये जो सेक्शन है ना एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन थे, इसके अंदर दो दो सेक्शन जो है आगे करके ये वाले सेक्शन की नंबरिंग यहाँ पर दे गई है, ठीक है। तो वैसे अब पिछले को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो नए ही एक्ट आएंगे। अगर हाँ किसी एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर मेंशन होता है कि दोनों को पूछा जाएगा, तो एक तो आपको याद है ही, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी क्लासेस देखते रहिए, आपको इसके नंबर भी याद हो जाएंगे। अब आ जाइए सेक्शन 5 हमारा कह रहा है कि कौन से फैक्ट जो है, ऐसे फैक्ट जो 3 बातों की बात कर रहा है, ओकेजन, कोज और इफेक्ट ऑफ, मतलब ऐसे फैक्ट जो या तो किसी ओकेजन या फिर किसी कोज कारण या किसी का प्रभाव पड़ रहा है किस पे, फैक्ट इन इशू पे या फिर रेलिवेंट फैक्ट पे, ठीक है। तो वो क्या होंगे हमारे पास, रेलिवेंट माने जाएंगे। वो क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ऐसे फैक्ट विच आर द ओकेजन, कोज और अफेक्ट, ठीक है, जिनका प्रभाव पड़ रहा है या तो रेलिवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से, जो क्या कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, किसी स्टेट ऑफ थिंग्स को बना रहे हैं, या किस कंडीशन में कोई भी एक्ट हुआ, ठीक है, उस ओकेजन की बात कर रहे हैं,
या फिर किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट जिसने कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर अफोर्डेड की सेम ट्रांजैक्शन के लिए, जो वहां पर ट्रांजैक्शन है उनसे रिलेटेड ये रेलिवेंट फैक्ट है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस सेक्शन में आर वर्सेस रिचर्डसन का एक केस है, बहुत बार हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा ही है, तो वैसे मैंने नाम लिख दिया कि साथ साथ रिलेट करते जाएंगे कि इस सेक्शन में आर वर्सेस रिचर्डसन वाला जो केस था वो इसी सेक्शन से रिलेटेड है। अब आज ये सेक्शन 6 के अंदर, सॉरी 6 हमारा वो भी हमारा 3 बातों की बात कर रहा है, मोटिव की, प्रिपरेशन की या फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। मोटिव, प्रिपरेशन या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसे फैक्ट भी रेलिवेंट होंगे जो हमें बताएंगे कि किसी भी एक्ट का मोटिव क्या था, क्या प्रिपरेशन थी, किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे फैक्ट जो हमें बताएंगे किसी भी एक्ट का मोटिव क्या था, ठीक है, उसकी क्या प्रिपरेशन की गई थी, उस तथ्य के बारे में बताएंगे, प्रिपरेशन के बारे में, वो भी रेलिवेंट होंगे। और इसी का ही सब क्लोज 2 हमें कंडक्ट की बात कर रहा है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पर कंडक्ट। तो यहाँ पर कंडक्ट कोई भी पार्टी हो सकती है। कंडक्ट मतलब को ऐसे फैक्ट जो किसी पार्टी से रिलेटेड होंगे, भले ही किसी पार्टी के एजेंट से रिलेटेड होंगे, किसी भी सूट में, प्रोसीडिंग में, इन रेफरेंस टू फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, तो वो क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ऐसे फैक्ट जो किसी भी पर्सन के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते होंगे, प्रभावित करते होंगे किसी भी फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, दैट इज रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 6 के अंदर हमें ये वाली बात कही गई है। अब आ जाइए सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कह रहा है कि फैक्ट ऐसे जो नेसेसरी टू एक्सप्लेन है, क्या कह रहा है, नेसेसरी टू एक्सप्लेन या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को। मतलब ऐसे फैक्ट जो या तो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है, या फिर जो रेलिवेंट फैक्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उनके बारे में बताने के लिए जरूरी है, तो वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 4 यहाँ से हमने 3 से स्टार्ट किया था, ऐसे एविडेंस जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगे किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, दैट इज रेलिवेंट। सेक्शन 4 क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट की बात करता है, ऐसे फैक्ट जो रेलिवेंट होंगे, सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, फैक्ट इन इशू से रेलिवेंट, दैट इज रेलिवेंट। सेक्शन 5 ओकेजन, कॉज, अफेक्ट की बात कर रहा है। 6 हमारा मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है। और 7 कह रहा है ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने में, उनको इंट्रोड्यूस करने में रेलिवेंट होंगे, दैट इज क्या होंगे, हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब आ जाइए सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 हमारा क्या कह रहा है कि जो भी थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अब यहाँ पर कॉमन डिजाइन किसकी बात की गई है, यहाँ पर कोई और डिजाइन नहीं है, यहाँ पर ऑफेंस के डिजाइन की बात की गई है, किसी एक्ट के डिजाइन की बात की गई है। यहाँ पर कह रहा है कि मान लो कोई भी रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने का कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की एक साथ मिलके किसी भी ऑफेंस को करने के लिए या किसी भी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए। अब किसी ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए किसी भी पर्सन ने जो उस बारे में कहा, किया, लिखा, ठीक है, उस कॉमन इंटेंशन के साथ, ठीक है, तो यहां पर वो सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। कब रेलिवेंट होंगे, आफ्टर द टाइम विद सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय वन ऑफ देम। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि मान लो सेक्शन 8 क्या कर रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। किस चीज की कॉन्स्पिरेसी की, कोई भी या तो ऑफेंस करने के लिए या फिर कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। अब उस एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए, ठीक है, मान लो किसी एक पर्सन की भी यहाँ पर इंटेंशन एंटरटेन हुई। कॉन्स्पिरेसी के अंदर 2 पर्सन थे, दोनों पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की किसी ऑफेंस को, किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए इंटेंशन के साथ, और किसी एक पर्सन की भी इंटेंशन यहाँ पर एंटरटेन होगी, तो वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे।
ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। और हर पर्सन जो भी यहाँ पर बिलीव होगा, हर पर्सन ये माना जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, दोनों का पर्पस सेम माना जाएगा। समझ में आ गई यहाँ पर? यानी किसी भी, अगर आपको किसी भी एक्शनेबल, कोई भी रॉन्ग है, कोई भी ऑफेंस है, उससे रिलेटेड किसी ने कॉन्स्पिरेसी की, उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी पर्सन ने कुछ कहा, किया या फिर लिखा, सभी क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे अंडर सेक्शन 8 के अंदर। अब हम अगर सेक्शन 9 की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 9 हमारा क्या कहता है? देखिए सेक्शन 9 हमारा हमें यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। कह रहा है कि वैसे तो फैक्ट रेलिवेंट नहीं थे, किसी के साथ कनेक्ट हो गए तो उनकी भी रेलिवेंसी शो होने लगी। तो व्हेन फैक्ट, मान लो कोई भी फैक्ट है जो ना तो फैक्ट इन इशू से मेल खा रहा है, ठीक है, ना तो फैक्ट इन इशू से मेल खा रहा है, ना ही रेलिवेंट फैक्ट से मेल खा रहा है, इनके साथ वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। लेकिन उसका किसी और फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से क्या हो गया? यहाँ पर उसका जो है कनेक्शन मिल गया किसी और फैक्ट की। यहाँ पर ना तो फैक्ट इन इशू से, ना ही रेलिवेंट फैक्ट से मेल खा रहा है, लेकिन किसी और फैक्ट से यहाँ पर क्या हो गया? उसका कनेक्शन मिल गया। तो ऐसे फैक्ट सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट होंगे जो रेलिवेंट थे नहीं लेकिन बन गए रेलिवेंट। सेक्शन 9 हमें इस बारे में बता रहा है। अब आ जाइए सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर देखिए सेक्शन 10 हमें बता रहा है फैक्ट्स टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करें कि कितनी डैमेजेस देनी चाहिए, ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करे, तो ऐसे फैक्ट कहाँ रेलिवेंट है? सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर डैमेजेस को यहाँ पर जो है डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करने वाले फैक्ट्स क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे। वहीं अगर हम सेक्शन 11 की बात करें, यहाँ हम इस सेक्शन में, इस चैप्टर में सारे रेलिवेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं। वन लाइनर में आपको समझा रही हूँ, टू द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल इजी वे में, कोई नहीं समझाएगा। बहुत अच्छी क्लास हो रही है, प्लीज फोकस रखिए। ऐसे फैक्ट जो किसी राइट और कस्टम, यहाँ पर सेक्शन 11 बात करता है राइट और कस्टम पे क्वेश्चन अराइज करते हैं। ऐसे फैक्ट वेयर द क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि कोई भी राइट या कस्टम एग्जिस्टेंस में है या नहीं, तो ऐसे फैक्ट यहाँ पर क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे राइट और कस्टम जो है क्वेश्चन में आ रहा है, क्रिएट किया गया है, क्लेम किया जा रहा है किसी भी राइट और कस्टम पे, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, असर्टेड या डिनाइड। असर्टेड या डिनाई का मतलब है किसी भी फैक्ट इन इशू पे जो है उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट होंगे। कहाँ? सेक्शन 11 के अंदर। वहीं हम सेक्शन 12 की बात करें तो ऐसे फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड को शो करें, यहाँ पर कह रहा है बॉडी को शो करें या बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड हो, बॉडी को या बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड हो। सेक्शन यहाँ पर कौन सा है? सेक्शन 12 है। माइंडेड सेक्शन 12 है, याद रखें इसे कि सेक्शन 12 हमें कह रहा है ऐसे फैक्ट जो हमें एग्जिस्टेंस दे किसी भी चीज की। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि इसमें इंटेंशन थी, नॉलेज थी या गुड फेथ था, कोई नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल तो नहीं थी। या फिर हम बात करें जो हमें स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के बारे में बताएं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे सेक्शन 12 के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम अब देखो इसके अंदर बहुत सारी इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन में मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्रक्स बता रही हूँ, सेक्शन में ये गिवन है। उसके बाद आप इसको इलिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो ऐसे फैक्ट जो हमें क्या बता रहे हैं? ऐसे फैक्ट जो ये क्वेश्चन अराइज करे। सेक्शन 13 एक्सीडेंटल और इंटेंशनल की बात कर रहा है, एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल की बात कर रहा है कि ऐसे फैक्ट जो हमें ये बताए कि किसी भी पर्सन का एक्ट जो था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। कहाँ बता रहा है? सेक्शन 13 के अंदर। वहीं अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 हमें बता रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलिवेंट होगा। मतलब जहां पर कोई भी क्वेश्चन ये अराइज होता है, मान लो यहाँ पर सेक्शन 14 को आप याद रख सकते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस से। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ऐसा फैक्ट यहाँ पर कह रहा है कि जहां पर मान लो कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है
कि यहाँ पर किस चीज का क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्ट जो किया गया था क्या वो बिजनेस आवर्स के अंदर किया गया था या नहीं किया गया था। ऐसे फैक्ट जो किसी एक्ट के बारे में बताएं कि क्या ये एक्ट बिजनेस आवर्स में किया गया था, तो ऐसा फैक्ट भी क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। सेक्शन 14 में हमें इन्होंने ये बताया है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है सेक्शन 15 से एडमिशन के जो है सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। समझ तभी आएगी जब आप अपने मन को प्रिपेयर कर लेंगे कि मुझे समझना है, अपना इंटरेस्ट बिल्डअप कर लेंगे कि हाँ ये क्लास मेरे लिए रेलिवेंट है। ये नहीं सोचना कि इससे बेटर कुछ हो सकता है। अगर माइंड में ऐसे इधर उधर की चीजें लाओगे तो नहीं समझ में आएगा। फोकस करके बैठिए कि मुझे ये समझना है, ये क्लास बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रही मेरी किसी भी क्लास के लिए आप ये माइंडसेट कीजिए कि ये क्लास मुझे लेनी है, इस बेस्ट क्लास है, आपको पक्का समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा BNB यहाँ पर भारतीय साक्षर अधिनियम कि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे ऐसे ही सिंपल एंड इजी वे में। वन लाइनर में आपको सेक्शन का क्रक्स बता दिया जाएगा, उसके बाद आई एम श्योर कि आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।